वो दरिंदा इंसान ये सब कुछ करके कपड़े मेरे मुंह पे फेंक कर वो निकल गया। इसके सामने मेरे साथ सब कुछ होता रहा, मैं अपनी इज्जत नहीं बचा सकी। दरिंदे ने मेरे साथ दरिंदे की तरह सलूक किया, मेरे जिस्म को नोचता रहा, मैं कुछ ना कर सकी। भाई घर नहीं था। मैंने बोला भाई कौन है आप, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं आप, जब देखो कॉल करते हैं। और मेरा बेटा अंदर कमरे में लेट गए हैं जाके, यानी कि सो गए। ये रोने लग गया, इसके मुंह पे थप्पड़ मारी, कह रहा चुप कर जो, मैं मार डालूंगा तेरी मम्मा को। ये लड़का चुप कर गया। मेरी सबसे आपके आगे हाथ जोड़ के ये मिन्नत करती हूँ, मेरा केस रीओपन हो, जो वो उस मुजरिम को, उस दरिंदे को मैं सजा देना चाहती हूँ। में गई, वो हवालात में नहीं था। वो मैडम सामने चेयर पे बैठी थी, वो सामने वो चेयर पे हथकड़ी लगी है उसके हाथ में, तो हंस रहा है मुझे देखकर। नाज़रीन, ये खातून दोनों पाँव से माजूर है, लेकिन एक दरिंदे ने, एक शख्स ने इसको भी ना छोड़ा, यानी कि इसके साथ ज्यादती की, इसको भी अपने हवस का निशाना बना दिया। इसके दोनों पाँव इस टाइम माजूर है और ये व्हील चेयर पर बैठी हुई है मेरी बहन। एक छोटा सा बच्चा है, पहले डिवोर्स हो चुकी है शादी, लेकिन दोबारा अपनी ज़िंदगी अपनाना चाहती थी किसी के साथ, यानी कि यही था कि मेरा कोई आसरा बन जाए। लेकिन वो आसरा बनने के बजाय जो है इसके साथ ज़्यादती हुई और फ्रॉड हुआ। वो क्या मामला था, इनसे जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम है। वालेकुम अस्सलाम। यानी क्या हुआ था, क्या मसला था, कौन था वो दरिंदा, वो शख्स, दोस्ती कैसे हुई और बात यहाँ तक कैसे आप पहुँची? बस वो एक रॉन्ग नंबर था। जैसे मुझे कॉल आई, मैंने पहले भाई को कॉल उठाई, भाई ने बात की कौन है कौन नहीं, फिर उसने बोला गलती से लग गया। फिर दूसरे दिन रॉन्ग नंबर आया, फिर मैंने भाई को बोला आप बात करें ये कौन है, कॉल बंद कर दी। फिर 6 दिन के बाद मुझे कॉल आई, मैंने पी कि भाई घर नहीं था। मैंने बोला भाई कौन है आप, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं आप, जब देखो कॉल करते रहते। कह रहा मुझे भाई मत बोलो, मैं आपका ना एक कुछ सहारा बनना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या मतलब। कह रहा मुझे पता आपकी ज़िंदगी बहुत दुखों से गुजर रही है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर यकीन नहीं आता अपने भाई से मेरी बात करवा दो, मैं अपनी फैमिली से आपकी बात करवा देता हूँ। पहले शादी को कितना अरसा हो गया? मेरे 3-4 साल हो गए थे। 3-4 साल। एक ही बेटा है? जी हाँ, मेरा एक ही बेटा है। वो भी डिवोर्स हो गई? वो भी डिवोर्स हो गई। तो फिर भाई से मैंने बात करवाई उस बंदे से, फिर उनकी फैमिली वालों से बात होते ही 2 ढाई साल 3 साल ऐसे गुजर गए। बात होते हुए उनकी फैमिली वाले भी राज़ी हो गए, भाई भी, मेरे घर वाले भी राज़ी हो गए। उन्होंने बोला जैसे मैं बाहर से आऊँगा ना तो मैं शादी करूँगा। फिर वो जैसे बाहर से आया, भाई के पास फ़ोन होता था, भाई को कॉल कर दी मैं आ रहा हूँ घर में और मेरे माँ-बाप भी आ रहे हैं, मैं इनसे शादी करके इसको साथ लेके जाऊँगा। मैंने भाई को मुझे बोला घर वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए और घर की सफाई वगैरह करवा लेना। मैंने बोला ठीक है भाई। जैसे वो लड़का आया, भाई को बोला भाई ने बोला वो किधर है तुम्हारे माँ-बाप, वो क्यों नहीं आए साथ? उन्होंने बोला वो सुबह आ जाएँगे, तो फिर हम जैसे ही निकाह करके इसको साथ ले जाएँगे। सुबह दिन चढ़ा, शाम पड़ी, भाई ने बोला अभी तक पहुँचे नहीं, कह रहे नहीं वो बैठ जाएँगे तो घर में पहुँचे। बातचीत कितने अरसा तक चलती रही है? 2 से ढाई साल 2-2.5 साल बातचीत चलती रही है, क्योंकि एक दूसरे को मितमिन हुए, फिर ये ज़िंदगी का मसला था। तो ऐसे फिर 2 ढाई साल उनके घर वाले भी। सपोर्ट वगैरह भी वो करते रहे हैं आपको? नहीं, मेरी सपोर्ट कोई नहीं करते रहे, बस मेरी बात बहुत कम होती थी। घर वालों से मैंने बात करवाई थी, क्योंकि घर वालों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मैं नहीं चलना चाहती थी। तो फिर वो जैसे बाहर से आया, भाई घर लेके आया, एक रात भाई के साथ घर गुजारी उसने, दिन चढ़ा, भाई ने बोला अभी पहुँचे नहीं है, कह रहे वो बैठ जाएँगे, आज तो सुबह पहुँच जाएँगे, हमने निकाह करके साथ ले जाना है। भाई ने बोला ठीक है। शाम हो गई, मजलिस के दिन थे, भाई ने बोला चलो मजलिस सुनने चले, बच्चे घर में सो जाते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, वो दोनों मजलिस में चले गए, मैं और मेरा बेटा अंदर कमरे में लेट गए हैं जाके, यानी कि सो गए हैं। रात का टाइम वो वॉशरूम के बहाने से वो दरिंदा इंसान वो आया, दरवाज़ा जैसे मेरा आस्ते से खोला, कुंडी लगाई ना, जैसे मेरी आँख खुल गई, मैंने देखा कौन है। कह रहा है चुप कर, मैंने बात करी, मैं कहा क्या बदतमीज़ी, दरवाज़ा खोलो, बात दरवाज़ा खोल के मुझसे करो। कह रहा है नहीं मैंने ऐसे घर पे कोई नहीं था? घर में और कोई नहीं था, मैं और मेरा बेटे थे। तो ऐसे मेरे मुंह पे उसने थप्पड़ मारी, मैं नीचे गिर गई बेड के ऊपर ही। जैसे मैं उठ के बैठने लगी थी, थप्पड़ मारी, मेरा बेटा उठ गया, जैसे मैं रोने लगी, ये रोने लग गया, इसके मुंह पे थप्पड़ मारी, कह रहा चुप कर जो, मैं मार डालूंगा तेरी मम्मा को। ये लड़का चुप कर गया, रोता रहा अंदर ही अंदर, मगर इसके सामने मेरे साथ सब कुछ होता रहा, मैं अपनी इज्जत नहीं बचा सकी। दरिंदे ने मेरे साथ दरिंदे की तरह सलूक किया, मेरे जिस्म को नोचता रहा, मैं कुछ ना कर सकी।
मेरे बेटे के सामने सब कुछ होता रहा, फिर मेरी वीडियोस बनाई, मेरी तस्वीरें बनाई बिना कपड़ों के, मुझे ब्लैकमेल करता रहा, किसी को बताओगे? वीडियो भी बनाई? वीडियो बनाई मेरी, मुझे ब्लैकमेल करता रहा, कह रहा है मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा, पूरे मीडिया वाले देखेंगे तुझे नंगी को, तू अगर किसी को बताएगी। मैं डर गई, मैंने अपने भाई को नहीं बताया। वो दरिंदा इंसान ये सब कुछ करके कपड़े मेरे मुंह पे फेंक कर वो निकल गया, फरार हो गया? फरार हो गया। फिर पुलिस के पास गई? हाँ, पुलिस के पास गई मैं, फिर पुलिस वालों ने केस किया, पर्चा हो गया उसके। अब यहाँ पर क्या होता है, ज्यादती तो उस दरिंदे ने कर ली और वो फरार हो गया। फिर आ जाते ये पुलिस। फिर पुलिस क्या करती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी डंडी लगाती है, यानी कि पुलिस पैसे पकड़ लेती है और मुलजम को छोड़ देती है, सुलह करवा देती है। एक फ्रॉड होता है इसके साथ। अब वो फ्रॉड क्या होता है ये खुद बताएंगे। जैसे वो 6 माह के बाद पकड़ा गया, मुझे कॉल आ गई, रूबी इंचार्ज थी मेरी केस की, रूबी सीरत। रूबी की कॉल आ गई, शुबाना ज़रा थाने या तेरा मुजरम पकड़ा गया। मैं थाने में गई, वो हवालात में नहीं था, वो मैडम सामने चेयर पे बैठी थी, वो सामने वो चेयर पे हथकड़ी लगी है उसके हाथ में, तो हंस रहा है मुझे देखकर। फिर भी मुझे मेरे वो जज्बाती सलूक, वो जो उनके साथ मेरा किया, मुझे वो याद आ रहा, मैं रोने लग गई। मैंने बोला मैडम मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको सज़ा दिलवाना चाहती। कह रही सज़ा च कुछ नहीं पिया ने तेरी इज्जत ख़राब की थी, तेरे नाल निकाह करेगा, चुप करके रौला इत्थे ख़त्म कर दे। मैं मुतमिन हो गई इन्ना ते तो तू भी हो जा। मैं क्या आप ही मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ, मेरे साथ इसने गलत किया है। कह रही तू डरदी है ना, तू अस्टाम करवा ले, जो जो तू लिखवाना चाहनी लिखवा ले। मैंने बोला ठीक है। उसका बाप आया, उसके रिश्तेदार आए, अस्टाम करके दिया, 15 लाख लिखा उस अस्टाम में, 3 तोले जेवर लिखा और 30,000 महीने का खर्चा मेरे और मेरे बेटे का लिखा, शादी के बाद वो देगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैडम रूबी को 30,000 मेरे सामने उन लोगों ने दिया था, आपके सामने दी है? मेरे सामने 30,000 दिया था। तो बाद में कह रहे थे जैसे बातें करते हैं, हम बयान देने जा रहे थे, उनके घर वालों ने बोला। नहीं, जब पैसे दिए थे तो तब आपको डाउट नहीं हुआ, शक नहीं हुआ? मुझे कह रहे ये हमारी सुलह करवाई, हम उसको अपनी खुशी की खातिर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता था मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाना है। उनके घर वालों ने आके कुरान पे हाथ भी रखा मेरे सामने, हम तुम्हारे साथ कभी फ्रॉड नहीं करेंगे, ये तुम इसकी ज़मानत करवाओ, निकाह करवाते। मैंने अपने रिश्तेदारों को, मेरे भाई ने बुला लिया, ये मेरा भाई ये नहीं, ये मेरा कज़न है, ये शादी देखने के लिए आया था बहावलपुर से। लोग मेहमान घर में इकट्ठे हो गए थे, सबको शादी की दावत दे दी उस दिन जिस दिन मेरे बयान थे 13 तारीख को। मैडम रूबी को भी पता, सबको पता है इसकी घर में शादी है। मुझे नहीं पता था इस बंदे ने मुझे इतना जलील कर देना है। मैंने जैसे बयान दिए हैं ना, वैसे मैडम रूबी ने जज साहब के सामने जज साहब ने मैंने अपने बयान दिए, जज साहब के मैंने ये सामने बयान दिए, जज साहब ये मुझसे शादी करना चाहते हैं, इन लोगों ने मुझे स्टाम्प करके दिया है, ना फ्रॉड करेंगे ना धोखा करेंगे और मैं शादी करूँगा इससे। जज साहब ने बोला ठीक है। मैं बाहर, जब तक मैंने बयान नहीं दिए, मैडम रूबी और उनके घर वाले मेरे पीछे पीछे थे। तो बस जैसे बयान हुए ना, मैडम रूबी ने ना, उन घर वालों ने मुझे देखा ना, पूछा मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था जो मैं रिक्शे में बैठ के किराया करके आ जाती, मुझे क्योंकि वो ले जाते थे तो वही लेके। वो जो स्टाम हुआ था वो किधर है? वो स्टाम्प मेरे वकील के पास पड़ा, जिस वकील ने मेरे बयान करवाए थे उस वकील के पास पड़ा है। तो दोबारा फिर आपने पूछा नहीं है मैडम रूबी से? मैंने पूछा, मैं थाने में गई, मुझे देख के वो छुप गई है। मैं रोने लग गई, मैंने बोला मेरे साथ तुमने ऐसा किया, क्या तुम्हें मिला? कि पैसों की खातिर तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। पैसे की खातिर किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करते। अगर पैसे चाहिए थे मैं तुम्हें दे देती, कहीं से मांग के दे देती, मेरा बेटा कहीं से मांग के दे देता। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, मुझे देख के वो छुप जाती, मेरे सामने नहीं होती। वो मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, 2 दफ़ा गलत हुआ है। बस मेरी जितनी हो सके ये सब जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं मेरी मदद करें, मेरा केस रीओपन कर दें, मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है। ये मेरी सबसे आपके आगे हाथ जोड़ के ये मिन्नत करती हूँ, मेरा केस रीओपन हो, जो वो उस मुजरिम को, उस दरिंदे को मैं सज़ा देना चाहती हूँ। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज तो हमने पहले बहुत से देखे हैं, लेकिन जब खातून इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आती है, थाने में तैनात होती है, तो बहुत उम्मीदें होती हैं एक ख़ातून को कि चले जी ये ख़ातून है, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, ये ख़ातून की सुनेगी। लेकिन एक ख़ातून ही ख़ातून के साथ हाथ कर जाती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो डूब के मर जाना चाहिए। कम से कम ये हालत तो देख लेते हैं, ये व्हील चेयर पे देख लेते हैं कि व्हील चेयर पे बैठी हुई है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए था। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को खड़ी से खड़ी
जो है इस पर नज़र रखनी चाहिए और दोबारा से ये केस ओपन करना चाहिए। उसको जो इनका मुल्ज़िम है उनको दोबारा से अरेस्ट करना चाहिए और इनको इंसाफ देना चाहिए। तो आज के नेशनल पॉइंट में बस इतना ही।